नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जेएचपी कोचिंग में। और आज मैं फिर लेकर के आया हूं आपके लिए रसायन विज्ञान का जो सेट नंबर तीसरा है उसका पार्ट नंबर दूसरा है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, तो जो है हम स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट करेंगे कहां से? तो देखिए, चौथे का तक मैं करा चुका था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चौथे का खा से। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो देखिए ये भी एक न्यूमेरिकल ही है। ठीक है, इसके पहले भी जो चौथे का था वो भी न्यूमेरिकल ही था। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए। सबसे पहले हमें परिभाषा लिखना है मानक इलेक्ट्रोड विभव की, तथा निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये होता है, ठीक है, विद्युत वाहक बल। तो देखिए विद्युत वाहक बल की गणना करना है हमें। तो दिया है ये हमारे पास Zn और Zn2 प्लस, सॉरी Zn प्लस है। यहाँ पर Zn2 प्लस होता है। क्या होता है? Zn2 प्लस होता है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर Zn2 प्लस, और यहाँ पर Cu प्लस, यानी Cu2 प्लस जो है Cu में गया है। जबकि ये हमारे पास E0 Zn2 प्लस बटे Zn और बराबर में इसका मान दिया है यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ से भी इसका मान दिया है। ठीक है, तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखना है। तो देखिए इसके आप परिभाषा कैसे लिखोगे, लिखना है आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा कि जब विलयन की सांद्रता कितनी हो? 1 मोलर हो। कितनी हो? 1 मोलर हो। ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो। ताप कितना हो? 25 डिग्री सेल्सियस हो। और दाब 1 एटीएम हो। कितना हो? 1 एटीएम हो। तो धातु की क्षण और विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यह ध्यान रखिएगा। कंडीशन क्या होती है कि भैया सांद्रता 1 मोलर होना चाहिए, ताप 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और दाब कितना होना चाहिए? 1 एटीएम होना चाहिए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? ई नाट से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ से हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ से आपको क्या करना है कि जो हमारे पास ये थी ना, यहाँ पर ये जो हमारे पास एक समीकरण दिया है, यहाँ पर हम लिखेंगे Zn प्लस, यहाँ पर Zn जो है कहाँ पर जाएगा? Zn2 प्लस में जाएगा। और ये Cu2 प्लस है, जो Cu है। तो यहाँ पर समीकरण कैसा लिखा जाता है? तो देखिए समीकरण हमारे पास जो है इसका यदि लिखोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो दिया इसका मान ये दिया है। कितना दिया है यहाँ पर? इसका मान है माइनस का 0.76 वोल्ट है, और इसका मान दिया है यहाँ पर प्लस का 0.34 वोल्ट है। तो प्रिय विद्यार्थियों हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, यानी EMF की हमें क्या करना है? गणना करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको कैसे क्या करना है, जो Zn है Zn2 प्लस में गया है ना, Zn कहाँ पर गया? Zn2 प्लस में गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका आक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? आक्सीकरण हो रहा है। Zn2 प्लस तभी बनाएगा, यानी कि मतलब Zn2 प्लस कब बनाएगा? यानी कि मतलब Zn2 प्लस कब बनाएगा? जब आक्सीकरण होगा। क्या होगा? आक्सीकरण। तो आक्सीकरण किस पर होता है? एनोड पर होता है। और Cu2 प्लस जो है Cu कब बनाएगा? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो यानी कि मतलब क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन। यानी अपचयन। क्या होगा? अपचयन होगा। तो उसको क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। तो कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है, और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें क्या करना है? सूत्र लगाना। EMF यहाँ पर क्या लगाना है? हमें सूत्र लगाना है। तो जब हमारे पास प्रिय विद्यार्थियों सांद्रता दोनों की सेम हो, जब दोनों की सांद्रता समान हो, तो सूत्र आपको कौन सा लगाना है? सूत्र लगाना है E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड लगाना है सूत्र। ठीक है, क्योंकि जब दोनों की सांद्रता सेम हो तो क्या किया जाता है? E0 सेल बराबर होता है EMF के। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर रूल भी लिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल है, तो बस इतना ही आपको मैं बता दे रहा हूँ। यदि सांद्रता समान हो दोनों की, यानी इसकी भी और इसकी भी सांद्रता दोनों की समान हो, तो क्या होता है? E0 सेल बराबर होता है किसके? EMF के, यानी विद्युत वाहक बल के। ठीक है, तो देखिए ये सूत्र आपको लगाना है। तो E0 सेल बराबर E0 कैथोड का मान कौन होता है? तो देखिए कैथोड का मान इसका होता है। किसका? इसका,
यानी जिस पर अपचयन होता है, ठीक है ना। तो देखिए इतना मान दिया यहाँ पर, तो आप रख दीजिएगा माइनस एनोड, यानी पर एनोड, यानी एनोड पर क्या होता है ऑक्सीकरण, तो इसका मान क्या है यहाँ पर ये दिया है, तो आप रख दीजिएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1.10 वोल्ट आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। फिर कह रहा है अभिक्रिया Na प्लस MB एरो XC प्लस YD की अभिक्रिया की कोटि आप कैसे ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अभिक्रिया की कोटि लिखना है, ठीक है ना, परिभाषा लिखना है इसकी। तो देखिए यहाँ पर लिखना है आपको अभिक्रिया के वेग नियम से, अभिक्रिया के वेग नियम से अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। इसके पहले मैं परिभाषा इसकी बता चुका हूँ हालांकि, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा, इस यहाँ पर ये जो समीकरण दिया है, अभिक्रिया एक दिए है, इनमें हमें कोटि ज्ञात करना है। तो देखिए अभिक्रिया, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, अभिक्रिया Na प्लस MB एरो XC प्लस YD है। तो वेग नियम क्या कहता है, हमारे पास वेग नियम कहता है कि वेग स्थिरांक यानी वेग नियम बराबर वेग स्थिरांक यानी के और अभिकारक ए, ये जो अभिकारक ए है और अभिकारक बी है, अभिकारक ए और अभिकारक बी की सांद्रता इसकी कितनी है, n है, और इसकी कितनी है, m है। तो दोनों की घातों का योग कर दीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका कोटि निकल के आ जाएगा। तो दोनों की सांद्रताओं की घातों का योग, दोनों की सांद्रताओं घातों का योग कर दीजिएगा n प्लस m, तो ये क्या निकल के आ जाएगी, कोटि निकल के आ जाएगा, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या होता है जब नंबर 1 है क्रोमाइट अयस्क वायु की उपस्थिति में पोटेशियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, ठीक है। दूसरा नंबर है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फेरस सल्फेट से क्रिया करता है। और तीसरा पोटेशियम परमैंगनेट को 513 केल्विन तक गर्म करते हैं, यही कह रहा है ना। तो सबसे पहले ये हम अभिक्रिया देखेंगे, दूसरी नंबर ये देखेंगे, तीसरी नंबर ये देखेंगे। तो देखते हैं ये हमारे पास अगली अभिक्रिया। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों ये पहली अभिक्रिया है, ये हमारे पास जो FeCr2O4 है, ये क्या क्रोमाइट अयस्क, ये क्या है क्रोमाइट अयस्क, इसकी वायु की उपस्थिति में O2 के साथ, ठीक है। और पोटेशियम कार्बोनेट ये क्या है K2CO3, ये पोटेशियम कार्बोनेट है। जब क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, K2CrO4 बनेगा, क्या बनेगा, पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है, क्या बनेगा, पोटेशियम क्रोमेट बनेगा। और प्लस Fe2O3 प्लस CO2 भी बनेगा, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया क्या है, दूसरी अभिक्रिया में कह रहा था पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट है। और सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति, तो सल्फ्यूरिक अम्ल भी रहेगा कि उपस्थिति में किससे क्रिया करता है, फेरस सल्फेट से कह रहा था, तो FeSO4। तो ये तीनों जब अभिक्रिया करेंगे आपस में तो क्या बनेगा, K2SO4 प्लस Er2SO4 का होल थ्राइज प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइज प्लस H2O, तो ये चारों प्रोडक्ट बनेंगे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर है KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसको गर्म करना, टेम्परेचर कितना रहेगा 513 केल्विन, ठीक है। हीट करोगे जब इसको तो क्या बनेगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जब इसको गर्म करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को तो क्या बनेगा, पोटेशियम मैग्नेट बनेगा और पाइरुलोसाइड बनेगा, क्या बनेगा, पाइरुलोसाइड बनेगा, और प्लस में O2 भी निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन भी अच्छा यहाँ पर है, देखिए यानी कि मतलब पांचवा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, पांचवे का कि मोलर, क्या कह रहा है, मोलर चालकता को समझाइए। सबसे पहले कह रहा है, क्या कह रहा है, मोलर चालकता को समझाइए। फिर कह रहा है 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl बिलियन भरे सेल का प्रतिरोध 480 ओम है, तो बिलियन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। और सेल स्थिरांक यहाँ पर दिया है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले मोलर चालकता की परिभाषा जानेंगे। तो मोलर चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व और आयतन का गुणनफल मोलर चालकता कहलाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये सूत्र होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्या होता है, यानी कि मतलब विशिष्ट चालकत्व और आयतन का गुणनफल क्या कहलाता है, मोलर चालकता कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रही क्या परिभाषा। अब यहाँ पर हम क्या जानेंगे, सूत्र जानेंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है, लैम्डा एम बराबर के
और गुणे 1000/m, ये होता है सूत्र। यानी के क्या होता है, कैप्पा है। क्या होता है, कैप्पा, यानी विशिष्ट चालकत्व होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है प्रिय विद्यार्थियों, हमें एक सूत्र और बन जाता है यहाँ पर। तो m की जगह आप c भी रख सकते हैं। ठीक है ना। m की जगह क्या लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं। ठीक है। और मात्रक ये होता है हमारे पास है, यानी ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये होता है क्या, मात्रक। ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन, ये सवाल। तो यहाँ पर देखिएगा ये r का मान है, ये क्या है, r का मान है, ये प्रतिरोध, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रतिरोध है, यानी आर का मान है। ये क्या है यहाँ पर 0.02 मोल लीटर इनवर्स, ये क्या है सांद्रता, ये क्या है प्रिय विद्यार्थियों, सांद्रता, ये क्या है शैल स्थिरांक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं अगले पेज में। तो देखिए यहाँ पर सांद्रता, यानी कि सांद्रता कितनी दी है यहाँ पर 0.02 मोल लीटर इनवर्स दी थी। ठीक है ना। और आर यानी ओम, आर का मान कितना है, यानी प्रतिरोध 480 ओम है। ठीक है। इसके बाद शैल स्थिरांक यानी L/A होता है। शैल स्थिरांक क्या होता है, L/A का मान कितना है, 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो लैम्डा एम का मान क्या रहा था ज्ञात करने के लिए। तो देखिए आपको सूत्र क्या लगाना है, सूत्र आपको लगाना है यहाँ पर, हम जानते हैं कैप्पा बराबर होता है L/RA, क्या होता है, कैप्पा बराबर L/RA होता है। ठीक है ना। अब हम जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि जो L/A होता है, L/A क्या होता है, शैल स्थिरांक यानी G स्टार, क्या होता है, G स्टार होता है। ठीक है ना। तो ये अभी आप सूत्र लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, हमें पता है कि कैप्पा बराबर 1.29 और 480, यहाँ पर आप मान रख दीजिए, क्योंकि शैल स्थिरांक का मान दिया है। ठीक है ना। यानी L/A क्या होता है, शैल स्थिरांक यानी G स्टार, तो आप ऊपर रखोगे 1.29 रखोगे। ठीक है ना। और नीचे क्या रखोगे, आर का मान कितना है 480 है, तो 480 भाग लगाओगे तो इतना आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक सूत्र और लगाओगे, लैम्डा एम बराबर क्या होता है, कैप्पा गुणे 1000/m। तो यहाँ पर कैप्पा का मान यहाँ पर आ चुका है, एम का मान भी दिया हुआ है। ठीक है। तो जब आप गुणा करोगे यहाँ पर इसका, फिर इसके बाद भाग लगाओगे, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 134.5। ठीक है। साइमन सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यहाँ पर क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये पूरा क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, मात्रक होता है। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों 5 का क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई लिखिए। ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यहाँ पर ये अभिक्रिया दिया है आपके सामने N2O5, और ये इसके बाद Aro2NO2 प्लस हाफ O2 में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 0.60 गुणे 10⁻² मोल लीटर इनवर्स थी, जो 60 मिनट उपरांत 0.20 गुणे 10⁻² मोल लीटर इनवर्स रह गई। ठीक है। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, यही कह रहा ना, वेग स्थिरांक की क्या करना है, गणना करना है। और लॉग 3 का मान दिया है 0.4771। ठीक है ना, यहाँ पर दिया है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले हमें क्या जानना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई। तो क्या होती है यहाँ पर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई जो होती है यानी सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं, ये होती है इकाई। ठीक है। इसके बाद देखिए दिया क्या है, यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता दी है, प्रारंभिक सांद्रता यानी ए का मान कितना दिया है 0.60 गुणे 10⁻² मोल लीटर इनवर्स। ठीक है। इसके बाद देखिए यानी टी यानी 60 मिनट उपरांत, तो टाइम कितना है, टी का मान 60 मिनट है, 60 मिनट उपरांत कितनी रह गई, इतनी रह गई है। तो ए रहेगा, ई का मतलब क्या होता है, A-x का मान है कितना है 0.20 गुणे 10⁻² मोल लीटर इनवर्स यहाँ पर है। इसको कह रहा है वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, के का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है। तो आप सूत्र कौन सा लगाओगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र ये होता है। ठीक है। क्या होता है, के बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई 2 और लॉग 10 बेस A/A-x, ये होता है सूत्र। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों जब आप रखोगे 2.303 और टी का मान कितना 60 है, 60 रखोगे, लॉग 10 बेस ए और ए का मान कितना यहाँ पर लॉग यानी ए का मान ये पूरा रख दीजिएगा, और A-x का मान ये पूरा यहाँ पर रख दीजिएगा। जब आप इसे हल करोगे ये 10 के पावर -2 10 के पावर -2 कट जाएगा, यहाँ से 0.0 कट गया, यहाँ पर भाग लगाओ 3 आ जाएगा ना। ठीक है ना, भाग लगाओ कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो के बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई 60 लॉग 10 बेस और 3, क्योंकि आप पूरा काट दोगे कितना आएगा 3 बचेगा, और लॉग 3 का मान दिया यहाँ पर। ठीक है ना, तो आप रख दीजिएगा, और रखने के बाद जब गुणा करोगे फिर 60 का भाग लगाओगे कितना आ जाएगा आंसर, के बराबर आ जाएगा 0.0183 मिनट इनवर्स आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों
आंसर, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही इसको लगाइएगा बड़ी अच्छी तरह से। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थी, 5वें ग क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित उप संयोजन यौगिकों का सूत्र लिखिए। नंबर 1 है हेक्सा एक्वा क्रोमियम, और 3 क्या इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम की, ठीक है, और क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर लिखना क्या, सबसे पहले लिखना है हेक्सा एक्वा यानी H2O का होल ऑफ 6 कोष्टक में लिखना है, ठीक है ना। उप संयोजन यौगिकों को किससे दर्शाया जाता है, कोष्टक में लिखकर। तो यहाँ पर सबसे पहले हेक्सा एक्वा तो H2O का होल ऑफ 6, और क्रोमियम कह रहा है तो Cr लगाना, क्या 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 लगाना है, Cr लगाना। इसके बाद और क्लोरीन यानी क्लोराइड यानी रेडायन होता है, इसको हमेशा कोष्टक के बाहर लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्लोरीन कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 3, क्योंकि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितने, 3, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर डाई क्लोरिडो डाई एमीन प्लेटिनम, और 2 क्या इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है प्लेटिनम की। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डाई क्लोरिडो यानी Cl कितने हैं, 2 हैं, Cl कितने हैं, 2 हैं। डाई एमीन H2O सॉरी NH3 कितनी है, डाई एमीन NH3 है 2, ठीक है ना। NH3 का होल ऑफ ट्वाइस। प्लेटिनम कह रहा है तो Pt लिखना है, और ये ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 है, निकालोगे अब इसकी यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद तीसरी देखिएगा हेक्सा एमीन प्लेटिनम, और 4 का इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है, और क्लोराइड कह रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है हेक्सा एमीन, क्या लिखना है, हेक्सा एमीन यानी NH3 का होल ऑफ 6। प्लेटिनम कह रहा है तो Pt लिखना है यहाँ पर, और 4 ऑक्सीडेशन नंबर निकालना इसकी। तो Cl कितने लेकिन लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 ऑक्सीकट संख्या निकालना तो Cl कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथी नंबर है सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट, 2 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो सोडियम कितनी है, सोडियम Na2 लेना यहाँ पर, और पेंटासाइनो तो यहाँ पर क्या लिखना है, Cn का होल ऑफ 5, पेंटासाइनो कह रहा है ना। नाइट्रोसिल का मतलब होता है क्या, NO। नाइट्रोसिल का मतलब क्या होता है, NO। फेरेट कह रहा है तो Fe लेना है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, घ नंबर क्या कह रहा है, घ नंबर कह रहा है प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तथा चतुष्क संरचना को विस्तार से समझाइए कह रहा है। तो देखिए आपको क्या लिखना है प्राथमिक संरचना में, कि अमीनो अम्लों के एक निश्चित क्रम में पेप्टाइड बंध से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने से बनी संरचना क्या कहलाती है, प्राथमिक संरचना कहलाती है। यानी अमीनो अम्ल बहुत सारे जब आपस में जुड़ जाएंगे तो एक जुड़ने के बाद क्या बन जाएगी, प्राथमिक संरचना बन जाएगी, एक जब अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखना द्वितीयक संरचना, जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य H बॉन्ड बनता है, यानी कि मतलब जो प्राथमिक संरचना है वो जब वो आपस में जुड़ेंगी, जब वो आपस में जुड़ेंगे एक दूसरे से तो क्या बनेगा, H बॉन्ड बनेगा यानी हाइड्रोजन बंध बनेगा। तो जब उससे जो हाइड्रोजन बंध बनेगा इसके बाद जो संरचना का निर्माण होगा वो होगी आपकी द्वितीयक संरचना। यानी इनमें विशिष्ट आकृति बनते हैं, ये 2 प्रकार की होती है। द्वितीयक संरचना कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। नंबर 1 अल्फा हेलिक्स, और दूसरा यानी बीटा सीट संरचना, ठीक है। तो 2 संरचना होती है। इसके बाद तीसरा नंबर है तृतीयक संरचना। तो इसमें क्या लिखना है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के त्रिदिशात्मक संरचना में मुड़कर 3D आकृति प्राप्त कर लेते हैं, जिसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। ये बहुत सारी आपस में जब एक दूसरे से मिल करके त्रिदिशात्मक संरचना में मुड़ करके 3D आकृति जब बना लेंगे तो उसे ही आप तृतीयक संरचना बोलेंगे, ठीक है। चौथा नंबर है चतुष्क संरचना, जब बहुत से यानी तीसरी वाली संरचना आपस में जुड़ जाएंगी तो कौन सी संरचना का निर्माण होगा, चतुष्क संरचना का निर्माण होगा। यहाँ पर लिखा भी है साफ साफ। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों 6वें का क्वेश्चन कह रहा है हैलो एल्केन के प्रतिस्थापन अपक्रियाओं की क्रिया विधि समझाइए। तो पहली अपक्रिया प्रिय विद्यार्थियों SN1 अपक्रिया की क्रिया विधि। तो 2 प्रतिस्थापन अपक्रिया कह रहा है, तो पहली है SN1 अपक्रिया की क्रिया विधि। तो SN1 अपक्रिया में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में पहले चरण में कि जो हमारे पास हैलो एल्केन होता है, तो मैंने हैलो एल्केन यहाँ पर CH3Cl लिया है, ठीक है ना, यानी क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड आप बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये दोनों आपस में टूटेंगे तो ये स्लो होता है काम। क्या होता है, यह काम कैसा होता है, स्लो होता है, धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होगा। जहाँ पर टूटेगा जब तो ये CH3+ बनाएगा और Cl- बनाएगा ये, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता यानी कि मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, इसकी होती है इन कंपेयर टू कार्बन की तुलना में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए दूसरे स्टेप में क्या होता है,
सेकेंड स्टेप में जो CH3+ है इस पर आक्रमण कौन करेगा, यानी कि मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं, नाभिक स्नेही, क्योंकि ये माइनस चार्ज है ना, माइनस चार्ज, ये नाभिक स्नेही है, इसके पास ये माइनस है, ठीक है, क्या है, तो ये होता है नाभिक स्नेही, क्योंकि नाभिक पर क्या होता है प्लस चार्ज, ठीक है ना, तो इसलिए प्लस चार्ज को कौन चाहेगा, नाभिक स्नेही, ये होता है नाभिक स्नेही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब ये आक्रमण करेगा यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ये क्या इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला है, प्लस चार्ज है इसके पास, तो जब इस पर जुड़ जाएगा तो फास्ट होता है काम, कैसा होता है फास्ट, तो बन जाएगा CH3C यानी CH3OH यानी मैथिल एल्कोहल, या क्या बनेगा मैथिल एल्कोहल या मेथेनॉल, ठीक है। सेकेंड क्या है हमारे पास SN2 अपक्रिया की क्रियाविधि, तो इसमें क्या होता है जो हमारे पास हैलो एल्केन है इस पर आक्रमण कौन करेगा, यही करेगा नाभिक स्नेही। जब आक्रमण करेगा तो कहाँ से करेगा, पीछे से करेगा, कहाँ से करेगा, पीछे से आक्रमण करेगा, तो कैसा होता है ये पद स्लो होता है, कैसा होता है स्लो अपक्रिया होती है। तो क्या बनाएगा यहाँ पर, जब ये पीछे जाएगा तो धीरे धीरे करके जुगाड़ बनाएगा CH3 से, तो यहाँ पर बॉन्ड कैसा होता चलेगा, दुर्बल बॉन्ड बनेगा, सबसे पहले कैसा बॉन्ड बनेगा, दुर्बल बनेगा, और इसके मध्य कैसा बनेगा, इसके मध्य भी कैसा बनेगा, दुर्बल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर पार्सली निगेटिव चार्ज, इस पर भी पार्सली निगेटिव चार्ज रहेगा। यहाँ पर फिर इसके बाद क्या होता है फास्ट अपक्रिया होती है, ये अलग हो जाता है और ये इसके साथ जुड़ जाता है, CH3OH और प्लस Cl- है। तो ये रही प्रिय विद्यार्थी हमारी अपक्रियाएं, ठीक है। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा इसका पार्ट नंबर 3, ठीक है। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।